तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। और आज शुरू करने वाले हैं हम लोग मेजर पेपर 9। ठीक है, मेजर पेपर 9 हिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी यार, रिलैक्स हो जाओ पहले। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, सेमेस्टर 5, मेजर पेपर 9। तो देखिए, पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यूनिट 1 है। आप अच्छा पढ़ना क्या है इसमें मेजर पेपर 9 में? तो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, यानी कि जो आधुनिक यूरोप है। ठीक है, यूरोप महादेश। उस यूरोप महादेश में 1871 से 1945 के बीच में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या है? तो कॉलोनिज्म एंड इंपेरियलिज्म के बारे में पढ़ना है। फिर है राइज ऑफ नेशनल स्टेट, ठीक है, यानी कि राष्ट्रहित। ठीक, फिर आता है आपका यहाँ पे कांग्रेस ऑफ बर्लिन, बर्लिन कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट, फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क, बिस्मार्क की विदेश नीति क्या थी। यूनिट 2 में पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पर प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ इसका क्या कारण था और क्या महत्व है। ठीक, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिया, वर्सेलिया की जो संधि है, ठीक है, यह क्या थी, इसके बारे में पढ़ना है। द लीग ऑफ नेशन, यानी कि जो राष्ट्र संघ बना था 1920 में, क्यों बना और क्यों फेल हो गया, यह भी बताना है। फिर यूनिट 3 में पढ़ना है द रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि रूस की क्रांति 1917, इसका कारण, प्रकृति और महत्व के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फासिज्म राइज्म ऑफ मुसोलिनी, यानी कि मुसोलिनी का उदय, और नाजी के बारे में भी पढ़ना है, जिसमें आपका हिटलर का उदय होता है। मतलब हिटलर और मुसोलिनी दोनों के बारे में। हिटलर जर्मनी का शासक था, मुसोलिनी ईरान, नहीं कहाँ का था, ईरान ना, इटली, ईरान का शासक था ना। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945, इसका क्या कारण था और क्या प्रभाव पड़ा। जापान में जब 2 परमाणु बम गिराए जाते हैं हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा, यह भी पढ़ना है। यूनाइटेड स्टेट, फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, कैसे बना, क्यों बना, और कौन कौन से अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है उपनिवेशवाद क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ये क्या होता है कॉलोनियलिज्म? तो देखिए, किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर क्षेत्र पर राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण को ही उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब कि किसी छोटे देश या किसी कमजोर देश पर जब कोई बड़ा देश उसको गुलाम कर लेता है, तो उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब कि गुलामी को ही उपनिवेशवाद कहा जाता है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे कि भारत को किसने गुलाम बनाया था? अंग्रेजों ने। तो भारत पे किसका उपनिवेशवाद चला था? अंग्रेजों का। समझ गए? बिल्कुल, आगे बढ़िए। साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है? इंपीरियलिज्म। तो देखिए, जिस तरह से उपनिवेशवाद था उसी तरह से यह साम्राज्यवाद भी कुछ वैसा ही है। अन्य देशों पर प्रभुत्व स्थापित कर संसाधनों का शोषण करना। ठीक है, किसी देश के संसाधनों का अगर आप शोषण करते हैं तो वह साम्राज्यवाद है। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ठीक है, अंडर हुज लीडरशिप जर्मनी वाज यूनिफाइड। तो देखिए, बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होता है। किसके नेतृत्व में? बिस्मार्क। ठीक है, बर्लिन कांग्रेस जो है, बर्लिन कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है, तो बर्लिन कांग्रेस कब हुई? 1878 ईस्वी में बर्लिन कांग्रेस होती है। नेक्स्ट है, बिस्मार्क किस देश का चांसलर था? तो बिस्मार्क वाज द चांसलर ऑफ विच कंट्री? जर्मनी। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा नेशनल स्टेट, एक मिनट, राष्ट्र राज्य है, सॉरी, ठीक है, या राष्ट्रहित होगा। नेशनल स्टेट या राष्ट्र राज्य क्या है? जिस राज्य में समान भाषा, संस्कृति और राजनीतिक एकता होती है उसे ही क्या बोलेंगे? राष्ट्र का राज्य बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं यूनिट 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 1918 तक चलता है। ठीक, फिर आता है हमारा साराजेवो हत्याकांड, किसकी हत्या थी? तो साराजेवो हत्याकांड में किसकी हत्या हुई थी? तो आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है वर्साई की संधि कब हुई? ये सब 1 मार्क्स वाले में डायरेक्ट आ सकता है। तो वर्साई की संधि 1919 में होती है, जब भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसी टाइम पे ये चीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन, यानी कि जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसी का पुराना रूप था लीग ऑफ नेशन।
ठीक है, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको बनाया गया ताकि कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए बनाया गया। हालांकि यह फेल हो जाता है और दूसरा विश्व युद्ध भी होता है, ठीक है, तब इसको तोड़ दिया जाता है फिर से। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम क्या था कि यूरोप की राजनीतिक शक्ति में अस्थिरता आ जाती है, ठीक है, मतलब राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से अस्थिर हो गई और युद्ध का माहौल हमेशा बना रहा, ठीक है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। चलिए अब यूनिट थ्रू आते हैं। तो यूनिट 3, इसमें आपको रूस की क्रांति के बारे में पढ़ना है। रूस की क्रांति कब होती है? 1917 में रूसी क्रांति होती है, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है बोल्शेविक का नेता कौन था? तो बोल्शेविक का नेता था लेनिन। कौन? लेनिन। नेक्स्ट फांसीवाद का संस्थापक कौन था? तो फांसीवाद का संस्थापक था मुसोलिनी और नाजीवाद का संस्थापक था हिटलर, ठीक है। फांसीवाद का मुसोलिनी और नाजीवाद का हिटलर, ठीक है। हिटलर मालूम ना है, बहुत कट्टर आदमी था। अल्बर्ट आइंस्टीन को हिटलर और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों एक ही देश के थे, वो थे जर्मनी के और ये भी थे जर्मनी के। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था कि जर्मनी से सभी यहूदी लोगों को भगाया जा रहा था। यहूदी एक धर्म है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी धर्म के लोग थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को पकड़ने के लिए हिटलर की सेना गई थी घर। तो मालूम है अल्बर्ट आइंस्टीन क्या लेके भागे? क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो उनका तो बहुत इंपॉर्टेंट सामान था, लेकिन फिर भी वो केवल एक पियानो लेके भागे थे घर से। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की सेना पकड़ने आई अल्बर्ट आइंस्टीन को, तो अल्बर्ट आइंस्टीन केवल अपने घर से क्या लेके भागे थे? केवल और केवल एक पियानो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो सोचिए इंस्ट्रूमेंट का हमारे पढ़ाई से कितना ज्यादा रिलेटेड है। इसीलिए माँ सरस्वती के एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में किताब है, ठीक है। तो म्यूजिक बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट के लिए, ठीक है, लेकिन भोजपुरी वाला नहीं, कि आजकल का भोजपुरी गाना वो फिर उल्लंघन कर रहा है ना, पलंग सागवान की या फिर जैसा भी गाना है देख रहे होंगे, तो वो सब भद्र गाना है। चलिए आगे देख लेते हैं। भद्र नहीं, अभद्र। अभद्र मतलब कि जो सुनने लायक ना हो। नेक्स्ट जर्मनी में नाजी दल का नाम क्या था? तो जर्मनी में नाजी दल का जो नाम था, यानी कि जो हिटलर के द्वारा बनाया गया था, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। क्या नाम था? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। अब आता है यूनिट 4 और यूनिट 4 में हमारा शुरू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कौन लगे? खोल, एक मिनट दोस्तों, वेट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आगे हम लोग आ जाते हैं। तो यूनिट 4 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें हमें दूसरा विश्व युद्ध पढ़ना है और यूएनओ के बारे में पढ़ना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू होता है? 1939 में शुरू होता है। और खत्म कब होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो 1945 में, यानी कि 6 साल चलता है। हाँ, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चलता है। क्या क्या और एक बार बताइए। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? तो 1945, 2 सितंबर 1945 को, ठीक है। मैंने पढ़ा था 12th क्लास में, अभी याद है यार। चलिए संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना होती है 1945 में। पूरा डेट है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को इसीलिए हम लोग यूनाइटेड नेशन दिवस मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर तो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। और आपको मालूम है अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। जिस तरह से भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन सबसे बड़ा शहर है भारत का मुंबई, उसी तरह से अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, लेकिन सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क जो है आपका समुद्र के किनारे है, देखे होंगे आप, गंजी सब में लिखा रहता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का मेन उद्देश्य क्या है? मेन एम ऑफ यूएनओ विश्व शांति को बनाए रखना। और यूएनओ के 5 गो मेंबर है, 5 गो अस्थायी सदस्य देश है। कौन कौन है इसको भी जान लीजिए। 5 अस्थायी सदस्य देश है, इनका नाम है यूएसए, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए है, चाइना है, ठीक, रूस है, 3 गो हो गया, रूस। चौथा है आपका फ्रांस, ठीक, और 5वां कौन है? तो अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस, और 5वां
इंग्लैंड है ना, या कौन है यार, मैं भूल रहा हूँ। रूस है, चीन है, फ्रांस है, अच्छा चलिए अभी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो शायद इंग्लैंड है पांचवा। भारत जब कितना बड़ा देश है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, फिर भी हमें नहीं रखा गया, जापान को नहीं रखा गया, समझ रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे, अच्छा ये हो गया रूस, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, और एक कौन है याद नहीं आ रहा है। फ्रांस जो कि छोटा सा देश है, फिर भी इसको रखा गया, लेकिन भारत नहीं रखा गया, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कारण एवं प्रभावों का विस्तार से वर्णन करें। उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद ज्यादा खतरनाक होता है, पूरी तरह से इसमें जो है दूसरे देश का शासन चलता है, और साम्राज्यवाद में शासन उसी देश का चलता है, लेकिन ये होता है ना कि राजा तो कोई और है, लेकिन इशारा किसी और पे चलता है, तो बस वही है। ठीक है, साम्राज्यवाद में शोषण किया जाता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आज पढ़ाने का टाइम नहीं है, लेकिन क्या करूं, क्लास ले ही लेता हूं यार पूरा डिटेल में। चलिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र, जिसमें कि कौन कौन है, इसमें ब्रिटेन, यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र ब्रिटेन, ब्रिटेन को इंग्लैंड कहा जाता है और इसी को यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, इसकी राजधानी लंदन है। ठीक है, फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, जर्मनी इसकी राजधानी बर्लिन है, इटली इसकी राजधानी रोम है, और बेल्जियम, बेल्जियम का राजधानी क्या है मैं भूल रहा हूँ, चलिए जो भी है। ठीक है, तो बेल्जियम ने एशिया और अफ्रीका के विशाल क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। मतलब यही वो लोग हैं जो कि पूरे के पूरे विश्व में अंग्रेज के नाम से जाने गए हैं, यानी कि ब्रिटेन के, फ्रांस के, जर्मनी के, इटली के और बेल्जियम के, ये कुछ देश है जो कि दूसरे देशों पे अपना प्रभुत्व जमाने का एक तरह से काम समझ लिए। ठीक है, भारत पे ब्रिटेन के लोग आए थे, अंग्रेज लोग ब्रिटेन का था। इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद कहा गया। ठीक है, ये जो कुछ देशों के लोग हैं जो कि दूसरे देशों पे अपना शासन चलाने लगे, और ये कहाँ के देश थे, एशिया और अफ्रीका के देशों के विशाल क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित किए। इसी को कहा गया कि बाहरी व्यक्ति ने आके यहाँ बिजनेस करने खोजा और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को अपना प्रभुत्व जमा लिया, यानी कि हमें गुलाम बना लिया। इसका सबसे प्रमुख कारण है औद्योगिक क्रांति, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्री वगैरह लगने लगा। ठीक, यूरोप के देशों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, जिसके लिए सस्ते और कच्चे माल तैयार वस्तुओं के लिए नए बाजार की आवश्यकता हुई, और एशिया और अफ्रीका के देश इस दृष्टि में उपयुक्त थे इनके अकॉर्डिंग। इसलिए यूरोप शक्तियों ने वहां राजनीतिक अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। दूसरा कारण है कि राष्ट्रवाद और प्रतिष्ठा की भावना थी। ठीक है, प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र, यानी कि ये जो 6 गो राष्ट्र है, 6 गो देश, इन सब नाम रख लीजिएगा याद, ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम। ठीक है, ये सब अंग्रेज हैं, ये सब अंग्रेज है जो कि दूसरों पे शासन चलाए हैं। ये देश, प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र अपने साम्राज्य का विस्तार, अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाना चाहते थे। जैसे कि राजा लोग नहीं चाहता था कि हम अपना सीमा का विस्तार करें, तो वो भी देश अपना राष्ट्र का विस्तार करना चाहते थे। यह प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो गई, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उपनिवेशवाद प्राप्त करना राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक हो गया। सोचने लगा कि जो जितना देशों पे प्रभुत्व जमाएगा वो देश उतना बड़ा, इन लोग ऐसा सोचने लगा। इसीलिए ना स्वामी विवेकानंद कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि हजारों लोगों ने इसको सताया है, फिर भी भारत उसको कुछ नहीं कहा है। ठीक है, इसके साथ ही सैन्यवाद ने भी साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि शक्तिशाली नौसेना और सेना, नौसेना और सेना, सेना मतलब आर्मी और ये इंडियन मतलब नेवी, विदेशों में अड्डों की आवश्यकता थी, क्योंकि उस टाइम पे फिर एयरफोर्स नहीं था। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण थे। बहुत से लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। भारत में भी ईसाई धर्म का प्रचार किए। भारत में जितने भी ईसाई लोग रहते हैं, माफ कीजिएगा, आप में से अगर कोई ईसाई है तो आप मूल रूप से ईसाई नहीं है, आप मूल रूप से संथाल हैं, क्योंकि भारत में मैक्सिमम संथाल लोग को ईसाई बनाया गया है, सॉरी झारखंड में। ठीक है, या हिंदू को ईसाई बनाया गया, या संथाल को या इस्लाम को ईसाई बना दिया गया। ठीक है, मूल रूप से आप जो भी हैं वो ही मूल रूप से है। ईसाई भारत में कोई भी नहीं है। ईसाई अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ईसाई हूं, हाँ ईसाई आपको बनाया गया है, आप मूल रूप से उससे पहले कुछ धर्म होगा आपका पुराना। ठीक है, या तो आप हिंदू होंगे, या फिर इस्लाम होंगे, या फिर बौद्ध होंगे, या फिर जैन होंगे, या फिर सिख होंगे, यही 5 में से कोई एक होंगे। ईसाई बाद में इन्हीं लोगों को बनाया गया। ठीक है, तो आप मूल रूप से ईसाई नहीं है, भारत का कोई भी व्यक्ति मूल रूप से ईसाई नहीं है, माफ कीजिएगा, सच थोड़ा सा कड़वा है। एशिया और अफ्रीका के
लोगों को सभ्य बनाने का दायित्व समझते थे। मिशनरियों यानी कि मिशनरियों ने धर्म के प्रचार के नाम पर उपनिवेशवाद को समर्थन दिया। ठीक है, कि हम धर्म प्रचार कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहे थे, हम पे शासन करना चाहते थे। इसे सभ्यता मिशन कहा गया, इसलिए मिशन स्कूल पहले चलता था, मिशन स्कूल जहाँ पे ईसाई शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, वास्तविक उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक लाभ कमाना था। ये सब तो एक खेला है। ठीक है, होता है ना कि चॉकलेट दो और फिर हटंगदारा के रूप में उसको पकड़ के ले जाता है बच्चा को, उसी तरह से हम लोग को किया गया ना, चॉकलेट चॉकलेट कर करके कि है हम तुमको अच्छा शिक्षा देंगे, अपना अच्छा कपड़ा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, तुम्हारा खनिज तो लूट लेंगे। इसके प्रभाव अत्यधिक व्यापक हुए। उपनिवेशित देश यानी कि जिन देशों पे सताया गया, जिन देशों को गुलाम बनाया गया, उनकी अर्थव्यवस्था यूरोपीय हितों के अनुसार ढाल दी गई। पारंपरिक उद्योग नष्ट कर दिए गए, कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया गया, कृषि नकदी फसलों पर केंद्रित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई। राजनीतिक रूप से इन देशों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और प्रशासन यूरोपीय अधिकार के हाथ में चला गया। सांस्कृतिक प्रभाव भी गहरे थे। पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रसार हुआ। ठीक है, आज देखिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब क्या है, पश्चिमी सभ्यता का प्रचार है। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते हैं सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, यही सब बोलते हैं। ठीक है, सत श्री अकाल पाजी। तो हम लोग का ये है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब तो अंग्रेज लोग देखेंगे यार, वही हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। स्कूल में भी जाइएगा गुड मॉर्निंग, घंटा गुड मॉर्निंग छोड़ा हाँ, नहीं तो ये सब अंग्रेज के देन है, लेकिन हम लोग इसको इतना ढाल ली कि पूरे जीवन का अंग बन गया है। ठीक है, जिससे नई राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई। अब देखिए धीरे धीरे हो सकता है इसको बंद किया जाए, स्कूल में सुप्रभात का प्रचलन शुरू किया जाए कि सुप्रभात बोलिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मैं आई कम इन की जगह पे बोलना है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, वही अब हम बोलेंगे। अब हम भी अपना क्लास में वही सिखाएंगे। ठीक है, कोई नहीं हम बोलेंगे सर मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसा ही बोलेंगे। ठीक है, मैम मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कम इन नहीं बोलना है। आई नो इंग्लिश बट रियल लाइफ में यूज नहीं करेंगे। ओके, इसी चेतना ने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया और दूसरी यूरोप की आर्थिक शक्ति बढ़ी। उसने विश्व राजनीति पर प्रभुत्व स्थापित किया। अंततः साम्राज्यवाद ने विश्व में शक्ति संतुलन बिगाड़ दिया और राष्ट्रों के बीच क्या कर दिया, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को बढ़ावा दिया, जिसने आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। इस प्रकार उपनिवेशवाद एक और यूरोप की समृद्धि का कारण बना, वहीं दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका के देशों को क्या क्या लूट के ले गया। इसीलिए तो बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे लूट के ले गया। ठीक है, देखिए भारत पे बहुत सारे लोग आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसिस आए। ठीक है, और कौन कौन आए, अरब से, अरब आक्रमणकारी आए थे, सिंध से भी आए थे, और क्या बताए फारस वगैरह से भी आए थे, सिकंदर वगैरह बहुत से आए थे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन किए, अच्छा अरब भी आए थे, मुगल भी आए, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन किए और लूट के अपना सामान विदेश कौन ले गया सबसे ज्यादा, तो अंग्रेज। ठीक है, हर कोई आया लेकिन उतना नहीं, लेकिन अंग्रेज लोग 250 साल में भारत को तहस नहस करके रख दिया। ठीक है, बिस्मार्क की विदेश नीति का विस्तार से वर्णन करना है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण के बाद ओटो वन बिस्मार्क यूरोप की राजनीति का सबसे प्रभावशाली राजनेता बन गया। ठीक है, उसकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वन गठित जर्मन साम्राज्य की सुरक्षा और यूरोप में शांति बनाए रखना। ये एक हद तक सही भी था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यूरोप में शांति बनाए रखना, वह जानता था कि एकीकरण यानी कि जब हम एक कर देंगे तो फ्रांस और जर्मनी से बदला लेने का प्रयास करेगा। ठीक है, वह जानता था कि एकीकरण के कारण फ्रांस जो है जर्मनी से बदला लेने का प्रयास करेगा, इसलिए उसने कूटनीति का केंद्र फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना बनाया। सबसे पहले उसने रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी ये तीनों देश के साथ 1873 में 3 साम्राज्यों का संघ बनाया। ठीक है, 3 एम्परर लीग बनाया ताकि जर्मनी के विरुद्ध कोई गठबंधन न बने। ठीक है, हालांकि बाल्कन प्रश्न के कारण रूस और ऑस्ट्रिया के संबंध बिगड़ते रहे, फिर भी बिस्मार्क ने संतुलन बनाए रखा और 1878 की बर्लिन कांग्रेस भी इसी उद्देश्य से आयोजित की गई, जहां उसने क्या किया,
उसने स्वयं को निष्पक्ष और मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया, यानी कि हम मेडिएटर के रूप में बोलेंगे, किसी की ओर से नहीं बोलेंगे। चलिए इसको कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन सब दिखा देता हूं क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है, राष्ट्र राज्यों के उदय के कारण एवं महत्व को लिखे। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, और इतना ही मैंने आंसर किया है कि जिससे आपको सेटिस्फाइड हो जाए आंसर से। बहुत ज्यादा मैंने डीप में नहीं गया क्योंकि फालतू का फिर पढ़ के क्या फायदा जब वो चीज आपको समझ में ही ना आए। ठीक है, और देखिए बहुत ज्यादा पढ़ने का भी मतलब नहीं है कुछ। ठीक है, बर्लिन कांग्रेस 1878 ईस्वी के उदय और परिणामों का वर्णन कीजिए कि बर्लिन कांग्रेस क्यों उदय हुआ, क्या कारण था, इसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, जर्मनी पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए सभी राज्यों का राजधानी याद कर लीजिएगा, ओके सॉरी देशों का। प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम का विस्तार से वर्णन कीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ इसका क्या कारण था और क्या परिणाम निकला। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से 1918। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 आधुनिक इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक था। इसके पीछे कई बड़े बड़े कारण थे, दीर्घकालीन और तात्कालीन कारण थे। क्या क्या, तो दीर्घकालीन कारण में राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, ठीक है, और गुप्त संधियां थी। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना अत्यंत तीव्र थी, यानी कि हर व्यक्ति क्या अपने राष्ट्र के देश के हित के लिए जागरूक था। ठीक है, विशेषकर बाल्कन क्षेत्र में सर्बिया जैसे छोटे राष्ट्र, हंगरी, पोलैंड, ठीक है, ये सब राष्ट्र मुक्त होना चाहते थे, गुलामी से मुक्त होना चाहते थे। ठीक है, इसी कारण और इसी प्रकार जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के बीच क्या होती है, उपनिवेश के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। इन लोग चाह रहा है कि हम कितने देशों पे, जर्मनी बोल रहा है हम 10 गो देश पे अपना प्रभुत्व जमाएंगे, तो फ्रांस बोलता है हम 20 गो देश पे, तो ब्रिटेन बोलता है हम 50 गो देश पे अपना प्रभुत्व जमाएंगे। ठीक है, तो कौन कितने देशों पे प्रभुत्व जमा रहा है उसका उतना पावर, ऐसा देखा गया। तो इससे क्या हुआ, तनाव गहरता गया। सैन्यवाद ने भी युद्ध को अनिवार्य बना दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, युद्ध अनिवार्य बन गया और यूरोप राष्ट्र में विशाल सेनाएं और हथियार इकट्ठे कर लिए। ठीक है, युद्ध को राष्ट्रीय गौरव का साधन समझने लगे। साथ ही यूरोप दो गुटों में बट गया, पूरा का पूरा यूरोप दो गुट में बट गया। पहला क्या है, तो देखिए ये त्रिसंगी, यानी कि तीन गो देश से मिल गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ठीक है, और त्रिएतांत, इसमें तीन गो देश था, तीन गो देश एक साइड में, तीन गो देश एक साइड में, एक साइड में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और कौन, इटली, और एक साइड में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, तीन गो देश। इस कारण क्या हुआ, देखिए तीन तीन देशों का गुट बन गया, ये तीन गो आपस में इधर से लड़ेंगे और तीन गो इधर से लड़ेंगे। ठीक है, कि कौन कितने देशों पे कब्जा जमा रहा है। इस कारण किसी एक देश का संघर्ष पूरे महाद्वीप का युद्ध बन गया। मान लीजिए इस पहले जर्मनी और ब्रिटेन का संघर्ष था, लेकिन ये तीन गो देश मिल गया और ये भी तीन गो देश मिल गया। अब ये क्या क्या हुआ, तीन गो छह गो देश बन गया, छह गो देश बन गया, तो पूरा का पूरा यूरोप धीरे धीरे इसके युद्ध में पड़ गया। तात्कालिक कारण क्या था, तो 28 जून 1914 को साराजेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज, जो ऑस्ट्रिया देश था उसका युवराज था, उनका नाम था फ्रांज फर्डिनेंड, की हत्या हुई। किसकी, तो ऑस्ट्रिया का जो युवराज था, ठीक है, मतलब राजकुमार, वहां के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड, इसकी हत्या हुई। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया। कहां पे, सर्बिया पे, और संधियों की श्रृंखला सक्रिय हो गई, जिससे विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भाई अब सिंपल सी बात, राजकुमार का हत्या होगा, ठीक, अब राजकुमार की हत्या हुई, इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया। ऑस्ट्रिया को लगने लगा कि सर्बिया का ही कोई व्यक्ति जो है ये इनके जो युवराज है फर्डिनेंड, इसकी हत्या कर दी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का ही व्यक्ति सर्बिया पे अटैक, तो फिर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला किया। सर्बिया एक देश है, ऑस्ट्रिया देश फिर सर्बिया पे हमला किया और संधियों की श्रृंखला सक्रिय हो गई, जिससे विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, युद्ध के परिणाम अत्यंत व्यापक थे। चार साम्राज्य, फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस, ओटोमन का अंत हो गया। ठीक, यूरोप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई क्योंकि मैक्सिमम पैसा युद्ध में खर्च हो चुका था। अमेरिकी विश्व शक्ति के रूप में उभरा, अमेरिका अब क्या हुआ, विश्व शक्ति के रूप में उभर गया। ठीक है, उसी टाइम पे लाखों लोगों की मृत्यु हुई, सामाजिक अस्थिरता बढ़ने लगी।
और राजनीतिक रूप से लोकतंत्र साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। रूस में 1917 की क्रांति हुई, साथ ही जर्मन पर कठोर दंड लगाए गए, ठीक है, जिसने भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को पूरी तरह बदल दिया। ओके, अब आता है वार्साई की संधि के प्रावधानों और उनके प्रभावों को लिखे। वर्सा की संधि जो कि 1919 में होती है, ठीक है। मेरा माथा दर्द करने लगा। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 20 मिनट से ज्यादा मोबाइल मत देखिएगा या लैपटॉप, क्योंकि 20 मिनट देख रहे हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा, उसके बाद रेस्ट लीजिए 2 मिनट या 5 मिनट का, उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं लीग ऑफ नेशन की स्थापना, उद्देश्य और उपलब्धि के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीग ऑफ नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जो वर्तमान समय में है, इसी का पुराना नाम है लीग ऑफ नेशन, ठीक है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब होता है 1914 से 1918, ठीक है, तो इसी को क्या कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए इसको एक बनाया गया, ठीक है, कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो और हमारे यूरोप को इतना क्षति ना पहुंचे, इसीलिए बनाया गया इसको, लीग ऑफ नेशन को, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में अस्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से, क्योंकि विश्व अशांत हो गया था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद, 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र संघ। इसमें बहुत सारे देश मिलके एक समिति बनाए, ठीक है, और मीटिंग किया कि आज से के बाद हम लोग कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इसका विचार अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों से प्रेरित था। तो लीग ऑफ नेशन बनाने का फैसला किसने किया था, अमेरिका का एक राष्ट्रपति था जिनका नाम था वुडरो विल्सन, ठीक है, वुडरो विल्सन ने बोला था। लीग का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत के माध्यम से हल करना था, मतलब युद्ध को पूरी तरह से रोकना था, ठीक है। लीग के प्रमुख उद्देश्य थे सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित करना, हथियारों की दौड़ को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, और छोटे छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, क्योंकि छोटे छोटे राष्ट्रों को क्या हुआ कि बाद में बड़े बड़े राष्ट्र गुलाम बना लिए थे। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थापित किया गया। लीग ऑफ नेशन के मुख्यालय कहां बनाया गया, जेनेवा में, ठीक है। तो जब शुरू में लीग ऑफ नेशन को स्थापित किया गया तो स्टार्टिंग में ना युद्ध शांत रहा कुछ साल, ठीक है, तो इसको सफलता भी मिली। लेकिन क्या हुआ कि इसने फिनलैंड और स्वीडन के बीच, आइलैंड द्वीप एक द्वीप है, उसका विवाद शुरू हो गया, ठीक है। किसके किसके बीच, फिनलैंड और स्वीडन, ये दो देश हैं, इनके बीच आइलैंड द्वीप विवाद शुरू होता है तथा ग्रीस और बुल्गारिया की सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया, ठीक। और क्या हुआ, स्वास्थ्य, श्रम और शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए, और ये सब कौन किया, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ ने। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना बढ़ावा मिला, किंतु इसकी असफलता अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, तो यह थी कि अमेरिका स्वयं इसका सदस्य नहीं था, जबकि उस समय भी अमेरिका सबसे बड़ा देश था विश्व का, ठीक है, अकेले पूरे दुनिया को देख सकता था। देखिए अमेरिका था विश्व का सबसे बड़ा देश उस समय भी, और इसकी शक्ति कम हो गई क्योंकि अमेरिका ही इसका सदस्य नहीं रहेगा, और जब अमेरिका के साथ किसी का युद्ध होगा तो अमेरिका अकेले निपटा देगा उसको। वही चीज हुआ। जर्मनी और सोवियत संघ बने रूस, शुरू में इसके सदस्य नहीं थे, बाद में इसके सदस्य बनते हैं। लीग के पास अपनी सैन्य शक्ति नहीं थी, अगर किसी देश पे कोई अटैक होगा तो वह सब देश मिलके जाता था, लेकिन कोई मना कर देगा तो फिर, क्योंकि इसके पास अपनी सेना नहीं थी, इसलिए यह केवल नैतिक दबाव ही बना सकता था, मतलब केवल बोल ही सकता था, वास्तव में इसके पास पावर कुछ भी नहीं था। जब जापान 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण करता है, जापान देश 1931 में किस पे अटैक करता है, मंचूरिया पे, और इटली ने 1935 में इथोपिया पर कब्जा किया,
तब लीग उन्हें रोकने में असफल रहा, जापान को रोकने में असफल रहा, और इटली ने जब इथोपिया पर आक्रमण किया तो इसको भी रोकने में असफल रहा। ठीक है। अब यहाँ पे बात यह आता है कि बड़े देश जो हैं अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी और सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत को विफल हो गया। मतलब कि हाँ, दूसरे को देखेंगे, छोटे राष्ट्रों की हित करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब बड़ा देश चाह लिया कि नहीं उसको मारेंगे तो फिर मार ही दिया। जैसे कि अमेरिका ने जापान पे चाहा कि मारेंगे तो मारेंगे। ठीक है, हालांकि जापान का भी गलती था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जापान 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण करता है, 1931 में जापान, और इटली इथोपिया पर आक्रमण किया, और इस युद्ध को रोक नहीं पाया। कौन रोक नहीं पाया? तो लीग ऑफ नेशन। ठीक है, और अंततः लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में भी असफल रहा, जो कि मालूम है अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम गिराए थे, जापान के 2 शहर। क्योंकि जापान उससे पहले अमेरिका पे, मालूम है जापान जो है अमेरिका पे पर्ल हार्बर पे अटैक किया था। जापान एक छोटा सा देश पहले अमेरिका पे अटैक किया पर्ल हार्बर पे नौसेना के माध्यम से, तब जाके फिर अमेरिका जापान पे अटैक करता है। तो अमेरिका पहले अटैक नहीं किया, पहले जापान अटैक किया अमेरिका पे, छोटा सा, तो अमेरिका ने कर दिया बड़ा सा। ठीक है, तो पहला प्रयास था और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के आधार बनी। तो मैं थोड़ा सा पी रहा हूँ पानी। ठीक है, पी लेता हूँ। अभी माड़ पिया हूँ, तो माड़ पीने के बाद क्या होता है ना कि प्यास लग जाता है। माड़ पीते हैं आप लोग? भात में जब माड़ निकलता है। घोघर पिटेला के चलिए पानी पी लिया। अब आता है प्रथम विश्व युद्ध का यूरोप और विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति थोड़ा सा खराब हो जाता है क्योंकि पैसा युद्ध में बर्बाद हो जाता है। कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है रूसी क्रांति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रूसी क्रांति 1917 के क्या कारण थे, क्यों होता है, प्रकृति क्या थी और इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ठीक है, जिस तरह से विश्व के बड़े बड़े घटनाएं हैं, रूस की क्रांति भी विश्व का एक बहुत बड़ा घटना है। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी। इसका कारण नरेंद्र मोदी। नहीं नहीं, इसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं है। तो इसके पीछे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण थे। कई कारण है? 3 गो। पहला क्या है? राजनीतिक, दूसरा सामाजिक, और तीसरा आर्थिक कारण। अब ये कारण क्या है भैया, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे यार। रूस में जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश व्यवस्था था। आप बोलिएगा ये जार क्या होता है? माटी का जार, ना पानी का जार, नहीं। राजा मतलब होता है जार। जहां पे हम लोग सुल्तान बोलते हैं, चाहे राजा बोलते हैं, वहां पे जार, राजा को क्या बोला जाता है? जार। तो रूस का राजा निकोलस द्वितीय, रूस का जार मतलब राजा, राजा निकोलस द्वितीय की निरंकुश शासन व्यवस्था थी। निरंकुश मतलब जिस पर किसी का अंकुश ना हो। ठीक है, मेरा दोस्त सो रहा है एकदम घगर पीट के, क्या बताएं यार, और बोलता है एसएससी में नौकरी लेंगे। पर सोता है 10 से 12 घंटा। चलिए, जिसने जनता को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थी, मतलब राजा जो चाहेगा वही करेगा, ऐसा इसका सिस्टम था। रूस का जो राजा था निकोलस द्वितीय, क्या किया, लोगों पे अंधाधुंध एकदम अपने मन मर्जी तरीके से शासन किया। ठीक है, जनता को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं था, प्रशासन भ्रष्ट हो चुका था, दमनकारी हो गया, विरोध मतलब जनता पूरी तरह से ना दब गई थी। ठीक है, बलपूर्वक दबाया जा रहा था और इससे जनता में असंतोष पैदा हो गया। सिंपल सी बात है कि जिस तरह से झारखंड का स्थिति देखिए, स्कॉलरशिप के लिए तड़पा दे रहा है बच्चा को। ठीक है, कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा, हर जगह घूस चाहिए, ना शिक्षा व्यवस्था सही है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। ऐसे में क्या होगा, जनता क्या होगी, सरकार के प्रति धीरे धीरे विश्वास टूटेगा और सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगी जनता। तो आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। ठीक है, ना नौकरी दे रहा है। उसी तरह से यहाँ रूस में भी 1917 में हुआ था। उस समय राजा कौन था? निकोलस द्वितीय, याद रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, अधिकांश किसान भूमिहीन थे
और भारी करों से पीड़ित थे, मतलब टैक्स भी उनके पूरा लगाया गया। औद्योगिक श्रमिक को कम मजदूरी मिलती थी, खराब कार्य परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। प्रथम विश्व युद्ध ने स्थिति और खराब कर दी, क्योंकि 1917 के समय ही प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है। 1917 में ना रूस की ये क्रांति हुई, ये 1917 की बात है। तो 1917 में विश्व युद्ध हुआ था, तो आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी, सैनिकों की मृत्यु हुई थी, खाद्यान्न संकट था, महंगाई बढ़ गया था। ठीक है, इससे क्या हुआ, जनता में एक विद्रोह जगा। अब बात आता है फरवरी 1917। फरवरी 1917 में जनता ने विद्रोह कर दिया, किसके प्रति, इस राजा के प्रति। जार जो है निकोलस द्वितीय, शासन को समाप्त कर दिया और अस्थायी सरकार बनी, परंतु यह सरकार समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी। लेनिन लेनिन एक व्यक्ति का नाम है, रूस के बहुत बड़े व्यक्ति हैं। ठीक है, तो लेनिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, लेनिन नाम का एक व्यक्ति है, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दल ने रोटी, शांति और भूमि का नारा दिया। क्या बोले कि हमें रोटी चाहिए, शांति चाहिए और भूमि चाहिए, तीन चीज दीजिए, रोटी दीजिए, शांति दीजिए और भूमि का नारा देकर जनता का समर्थन प्राप्त किया और अक्टूबर 1917 में सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है, सॉरी, क्रांति का परिणाम अत्यंत व्यापक हुआ। रूस में पहली बार साम्यवादी शासन स्थापित हुआ और निजी संपत्ति का एकीकरण किया गया। किसानों को भूमि और मजदूर का अधिकार दिया गया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, तो साम्यवाद का प्रसार हुआ। विश्व शांति को विचारधारा पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विभाजित हुआ। मतलब विश्व में फिर दो प्रकार का शासन चला, पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद क्या है, तो रूस में चल रहा था यहाँ पे साम्यवाद, और पूंजीवाद है जहां पे सब कुछ प्राइवेट हो, और साम्यवाद जहां पे सब कुछ क्या है, गवर्नमेंट का है। इस प्रकार रूसी क्रांति ने न केवल रूस बल्कि पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कारण क्या है रूस की क्रांति का, क्योंकि यहाँ का जो राजा था निकोलस द्वितीय, वह दमनकारी था, निरंकुश था, जनता की सुनता नहीं था, अधिक टैक्स लगाता था। ठीक है, भ्रष्टाचार था, शिक्षा व्यवस्था खराब था, रोजगार का व्यवस्था खराब था। इसलिए यहाँ के लोगों ने 1917 में, फरवरी 1917 में क्या किया, विरोध किया। ठीक है, और आंदोलन किया। फांसीवाद के उदय और मुसोलिनी की नीतियों के बारे में बताना है। फांसीवाद और नाजीवाद। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली जो एक छोटा सा देश है, इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, इसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति खराब हो गई। बेरोजगारी, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता ने जनता में असंतोष फैला दिया। क्या मैसेज आ रहा है यार, देख लेते हैं थोड़ा सा। दो को मैसेज आया, अच्छा एक हॉस्पिटल का आया कुछ मैसेज, कुछ रिपोर्ट आया है। चलिए, कुछ रिपोर्ट आया है, इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, बायोप्सी का रिपोर्ट है, उसको चलिए कुछ रिपोर्ट आया है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक स्थिरता ने जनता में असंतोष फैला दिया। इसी परिस्थिति में बेनिटो मुसोलिनी ने फांसीवाद की विचारधारा प्रस्तुत की। ठीक है, मुसोलिनी जो है ये इटली का था, इसने क्या बोला, फांसीवाद का एक विचारधारा लाया, आइडियोलॉजी लाया। ठीक है, फांसीवाद नाम सुनने से ही बेटा फांसी देगा। यह एक तानाशाही शासन प्रणाली थी, मतलब जिसमें सरकार का सब कुछ रहेगा, जनता का कुछ नहीं वैल्यू दिया जाएगा। सर्वोच्च माना जाता था राज्य। ठीक है, व्यक्ति के अधिकार गौण थे, मतलब व्यक्ति का अधिकार कुछ भी नहीं था। मुसोलिनी ने राष्ट्रवाद और सैन्यवाद अनुशासन पर बल दिया। उसने 1922 में मार्च ऑन रोम, क्या बोला, मार्च ऑन रोम के माध्यम से सत्ता प्राप्त की और लोकतंत्र समाप्त कर दिया। उसकी नीतियों ने प्रेस पर नियंत्रण, विपक्ष का दमन और गुप्त पुलिस का प्रयोग शामिल था। उसने उद्योग और कृषि को राज्य के नियंत्रण में संगठित किया तथा युवाओं में सैन्य भावना विकसित की। ठीक है, विदेश नीति में उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई कि भाई हम विदेश तक अपना साम्राज्य फैलाएंगे, मतलब दूसरों पे अपना शासन करेंगे। इस प्रकार फांसीवाद और आर्थिक संकट राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम था, जिसने इटली को तानाशाही राज्य में बदल दिया।
विश्व शांति के लिए खतरा बन गया। ठीक है, अब सेम जिस तरह से इटली में फांसीवाद चला, नाजीवाद चलता है जर्मनी पे, और इसको चलाता है हिटलर। नाम सुने होंगे आप, हिटलर, बहुत बड़ा हिटलर हुआ है, बोलते हैं ना। जर्मनी में नाजीवाद का वारसाई की संधि के अपमान और आर्थिक संकट के कारण हुआ। जब वारसाई की संधि में जर्मनी का अपमान होता है, ठीक है, तो क्या किया जर्मनी, यह नाजीवाद बनाया। किसने बनाया, वही हिटलर। युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और बेरोजगारी बढ़ गई। जनता लोकतांत्रिक वाइमर गणराज्य से निराश हो चुकी थी। एडोल्फ हिटलर ने राष्ट्रवाद और जातीय श्रेष्ठता का प्रचार किया। किसका श्रेष्ठता, जात का श्रेष्ठता। उसने यहूदी और साम्यवाद को जर्मनी की समस्या के लिए दोषी बताया। हिटलर बोला कि सब दोष किसका है, तो यहूदी लोगों का है, और जो लोग साम्यवाद फैला रहा है उसको है। ठीक है, रूस में साम्यवाद चलता था, सरकार जहां पे सबको टॉप, मतलब जो सब कुछ सरकार का उसको बोलते हैं साम्यवाद। ठीक है, तो हिटलर बोलता है कि नहीं, जो भी हो रहा है जर्मनी पे सब यहूदी लोग का कारण है, इसका कारण नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो सब का कारण यहूदी और साम्यवाद, ऐसा किसने कहा, हिटलर ने। उसकी करिश्माई नेतृत्व क्षमता ने जनता को आकर्षित किया और 1933 में वह चांसलर बना। ठीक है, सत्ता में आने के बाद उसने लोकतंत्र समाप्त कर तानाशाही स्थापित की। उसने सेना का विस्तार किया, उद्योग को नियंत्रित किया, और क्या किया, विदेश नीति अपनाई। नाजीवाद का सबसे अमानवीय पक्ष यहूदी उत्पीड़न और नरसंहार था। वह जो है ना, यहूदी लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा था, गैस चैम्बर में डाल के मार रहा था। इस प्रकार नाजीवाद ने जर्मनी को सैन्यवादी राज्य बना दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के लिए तैयार कर दिया। मतलब ये भी एक तरह से तानाशाही था। मेरा बैटरी खत्म हो चुका है, इसलिए मैं इसको अब क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। फांसीवाद और नाजीवाद में तुलना करना है। फांसीवाद कहाँ पे था, इटली में, और नाजीवाद कहाँ पे था, जर्मनी में। फांसीवाद मुसोलिनी इसका टॉप था, और नाजीवाद हिटलर इसका टॉप था। ठीक है, मतलब सपोर्टर। चलिए यूनिट 4 का मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध के कारण के बताने हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चलता है, सबको मालूम है। जहां पे अमेरिका 2 बम गिराता है, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए जाते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख घटनाक्रम बताने हैं कि क्या क्या घटना होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ओके, आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना, उद्देश्य और कार्यों का वर्णन करें। संयुक्त राष्ट्र का जो संगठन है, इसकी स्थापना कैसे होता है, इसका उद्देश्य क्या है, और क्या क्या काम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान सागर ऐप पे आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस मतलब 3 घंटा पढ़ेंगे ना तो पूरा पीडीएफ पढ़ के खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं यकीन देता हूँ आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मैच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय, जोहार। अभी तक मैं क्लास ले रहा था, शायद आप लोग देखना चाहते होंगे, तो यहाँ पे हूँ, देख लिए। चलिए बाय बाय, और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में